तो हेलो बायोमन परिंदों, कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही। सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बायोमन परिंदे किस तरह से पढ़ रहे हैं। और परिंदों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये आ गई है कि अब कहता हूं कभी भी ना बोर्ड एग्जाम की डेट ना क्लियर हो सकती है, आ सकती है। इसलिए बोर्ड एग्जाम की डेट तो खैर बहुत जल्दी ही आ सकती है, तो इस वजह से जो मतलब प्रिपरेशन है ना उसको अभी से शुरू कर दो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो पहला हेडिंग हमारा बनेगा कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रण कारक क्या होता है कि जो मतलब कि खराब चीजें होती है ना, रसायन जैसे हुए, ठीक है, उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और हमको नुकसान पहुंचता है भारी मात्रा में। अगर हम उनको नियंत्रण कर लें, किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो वहां पे क्या हो सकता है? अगर सूक्ष्म जीव के द्वारा होगा तो प्रदूषण के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जो हानि पहुंचते हैं हमको रसायनों द्वारा वो कम रहेंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो लौकी होती है, कुंडा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें बोलते हैं ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है जब वो बड़ी हो जाती है। छोटी सी में लगाते हैं, 2-3 दिन बाद देखते हैं वो बहुत बड़ी हो जाती है, 1 दिन बाद। तो क्या हुआ, एक केमिकल का इस्तेमाल किया गया और आपको पता है सॉरी, आपको पता है कि वो केमिकल हमारे लिए किस तरह से हमको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो आप लोग आगे इसमें लिखेंगे एनसीईआरटी क्या बोलता है आपका कि पादपों में रोग तथा पीड़कों आदि के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, पादपों में रोग तथा पीड़कों, ठीक है, क्या होता है, जो पादप होते हैं, पादपों में रोग तथा पीड़कों का मतलब क्या होता है? पीड़कों का मतलब होता है जो नुकसान पहुंचाने वाले जीव, जो पादप को नुकसान पहुंचाते हैं। आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग कभी खेती वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो देखे होंगे कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पूरी पत्ती खा जाते हैं है ना, नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या होता है कि पादपों में रोग तथा पीड़कों आदि के नियंत्रण के लिए, पीड़कों आदि के नियंत्रण के लिए, आदि के इनके कंट्रोल के लिए, आदि के नियंत्रण के लिए। अब यहां पर 2 पॉइंट बनते हैं। आदि के नियंत्रण के लिए आज का आधुनिक मानव क्या कर रहा है? आधुनिक मानव खूब सारे केमिकल्स का प्रयोग कर रहा है, खूब रसायन का प्रयोग कर रहा है। तो जब वो केमिकल्स और रसायन का प्रयोग, 5 मिनट बैठो, आ रहे हैं, सिस्टम ऑफ कर दो हमारा हाँ, तो बताओ, जब वो खूब सारे केमिकल्स रसायन का प्रयोग करेगा तो हमको नुकसान पहुंचाएंगे कि नहीं? लेकिन जो जैव नियंत्रण है सॉरी, हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिरकार जीवों के द्वारा हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, पादपों में रोग तथा पीड़कों आदि के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही, ठीक है, जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, जैव नियंत्रण का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो पादपों को आदि चीजों को हानि पहुंचाते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करना ही जैव नियंत्रण कहलाता है। आपका एनसीईआरटी आगे लिखता है कि देखिए, मैं जो यहां पर पढ़ा रहा हूं टोटल आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप यूपी बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के, है ना, महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड के हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है। आप हमें ये बताइए, आपके बोर्ड में एनसीईआरटी है कि नहीं, बताइए।
आप हिंदी मीडियम से हैं, आपकी में एनसीईआरटी है, तो मैं टोटल एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, मैं किसी भी पर्सनल मतलब कि किसी भी पर्सनल बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। टोटल एनसीईआरटी आपके बोर्ड में, सभी की बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है, ठीक है, वही पढ़ा रहा हूं। खांसी आ रही थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। देखते हैं कि आपका एनसीईआरटी बोलता है कि आधुनिक समाज में यही समस्याएं रासायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती हैं। आधुनिक समाज में क्या किया जाता है, उनको रासायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए सहायता से नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा, रासायनों के द्वारा, ठीक है। ये रसायन मनुष्य व जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले होते हैं, अत्यंत टॉक्सिक होते हैं तथा हानिकारक होते हैं। आपका एनसीईआरटी लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी कह रहा है आपका, कि मैं कह दूं कि भैया वो रसायन हानिकारक होता है, मत खाना, तुम लोग हवा मार दो। अबे भाई अमन ने तो ऐसा बोल दिया, अब तो ऐसा ही होगा, है ना, न्यूज वायरल कर दो। ऐसा नहीं, एनसीईआरटी बोल रहा है। अब भैया एनसीईआरटी बोलेगा तो मैं तो बिल्कुल बोलूंगा ना, क्योंकि उसमें लिखा है आई कैन प्रूव दिस। यदि कोई दिक्कत होती है ना, मैं प्रूफ कर सकता हूँ यार, मैंने ये पढ़ाया है ना। तो देखो, ये रसायन मनुष्य तथा जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले तथा हानिकारक होते हैं, और साथ ही ये रसायन पर्यावरण भी प्रदूषित करते हैं, मृदा, फलों, साग सब्जियों और फसलों में हानिकारक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। हम लोग जैव नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, रसायन का, और ये रसायन हानिकारक होता है, ठीक है। मनुष्यों में, जीव जंतुओं में भी हानिकारक प्रभाव डालता है। अगला पॉइंट है आपको, आप लोग लिखेंगे कि खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में होता है, यह मृदा को भी प्रदूषित करता है। देखो, खरपतवार का मतलब क्या होता है, खरपतवार जैसे ये आपका खेत है, आपके खेत के अगल बगल ये खुजहार बोलते हैं ना, खुजहार टाइप का, ठीक है, गंदगी आपके उग गई। अब ये देखो, आपके खेत के चारों तरफ इतनी गंदगी उग गई, तो आप बड़े होशियारी से क्या करते हैं, आप एक दवा लाते हैं, उसको बोलते हैं खरपतवार नाशी। आप लोग लाते हैं खरपतवार नाशी, ये देखो, ये डिब्बी में भरी है, ठीक है। अब इसको आपने गए छिड़क दिए पूरे खेत में, चलो ये छिड़क गए, खरपतवार तो नष्ट हो गया, लेकिन साथ ही क्या हो गई, आपकी जो मृदा थी ना वो प्रदूषित हो गई। आप समझो, जो उसमें आप उगाओगे ना उसमें भी केमिकल्स जा रहे हैं, तो आपकी मृदा प्रदूषित हो रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हमने खरपतवार नाशी का प्रयोग किया खरपतवार को हटाने के लिए, लेकिन उसके साथ हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है। आज फसलों में, आप लोग अगर रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, मेरे कुछ बच्चे रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे, गांव के एरिया से, आपको पता है कि फसलों में कितने केमिकल्स डाले जाते हैं। आप समझिए, जब वो केमिकल्स डाल के उन फसलों को उगाया जाता है तो उन फसलों के अंदर भी तो केमिकल रहेगा ना, बताइए रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा, उस फसल के अंदर केमिकल रहेगा, बताओ। यदि आपको चोरी करना नहीं आता है, 1 महीने आपको चोर के पास रखेंगे, आप चोरी करना सीख जाओगे, बिल्कुल सीख जाओगे है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना। चलो अगला है जैव पीड़क नाशियों की आवश्यकता। हेडिंग बनाइए, जैव पीड़क नाशियों की आवश्यकता। आज इसी लेक्चर, चाहे जितना भी लेक्चर लॉन्ग हो जाए, इसी लेक्चर में आज पूरा चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। मानव कल्याण और सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में यही। तो देखिए, आप लोग लिखेंगे कि वर्तमान में पीड़क नियंत्रण अनेक प्रकार के रसायन पीड़कनाशियों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। जो पीड़क, जो सूक्ष्मजीव होते हैं ना, जो जीव पादपों को हानि पहुंचाते हैं, उनका नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, रसायन पीड़कनाशियों के प्रयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। इनके अनेक भाग होते हैं, अनेक भाग में जैसे आपका हो गया खरपतवारनाशी, क्या हो गया, खरपतवारनाशी हो गया। खरपतवारनाशी क्या होता है, खरपतवारनाशी को हम लोग बोलते हैं हर्बिसाइड्स। क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स क्या होता है, लिखेंगे कि इसका उपयोग खेतों में उगने वाले अवांछित पौधे के नियंत्रण में किया जाता है।
ये पौधे अवांछित तो हैं, ये पौधे हमको लाभ थोड़ी ना पहुंचा रहे हैं, तो ये अवांछित है, खराब पौधे हैं, उनको नियंत्रण करने में किया जाता है। फिर आता है कीटनाशी, ठीक है, फिर क्या आता है, कीटनाशी। ये सब रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड का प्रयोग क्या किया जाता है, एनसीईआरटी लिखता है कि इसका प्रयोग विशेष कीट वर्ग के उन्मूलन में किया जाता है। कोई विशेष कीट है उसके लिए, जैसे धान में एक कीट लग जाता है जो क्या करता है, धान तो खिलेगा लेकिन उसके अंदर चावल नहीं रहता है, ठीक है, तो पर्सनली उसके लिए जब कोई केमिकल डाला जाता है तो उसको बोलते हैं कीटनाशी। नेक्स्ट आता है कृंतकनाशी, ठीक है, कृंतकनाशी, इनके बारे में पूछ सकता है 2-2 नंबर में भी, ठीक है। जैव नियंत्रण, इस पर आपके लिए ना टिप्पणी आता है, जैव नियंत्रण, और एक आता है अगला जो टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे, जैव उर्वरक। टिप्पणी देता है, ठीक है। कृंतकनाशी क्या बोलते हैं, रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड्स। कृंतकनाशी क्या होते हैं, कृंतक जो दांत से काटते हैं, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, किट जो हमारी लबी है ना, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, आप लबी भी के छोटे छोटे दांत हैं कृंतक टाइप के, ऐसे अगर ना तो हाथ ऐसे डाल दो उसके अंदर, वो मशीन है उसके अंदर डाला कट से काट लेगी, खून निकाल लेती है, इतनी दुष्ट है। यदि आप लोगों को ब्लॉग देखना है ना लवी के साथ, ठीक है, आप लोग ने लवी को बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट किया, प्यार दिया यार उसको, है ना, ठीक है, वैसे भी वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, ठीक है। तो वो जो ब्लॉग है ना, तो उसका एक चैनल है हमारा बायो अमन व्लॉग्स। जब कभी मैं मस्ती टाइम में होता हूँ तो लबी के साथ हम लोग ब्लॉग बना लेते हैं, है ना, काफ़ी मज़ा आती है उसके साथ ब्लॉग बनाने में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, चैनल का नाम है बायोमन ब्लॉग्स, वहीं पे लबी के वीडियोस वहीं पे मिलेंगे आपको, ठीक है। और हमारा जो दूसरा चैनल है वो आप लोग जानते हैं, बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग बायो अमन मोटिवेशन पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोज़ को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए, इन चैनल्स का सपोर्ट करिए, ठीक है। अगला है हमारा कृंतकनाशी। फिर आपका बच्चे एनसीईआरटी क्या लिखता है आगे, कि हम कुछ ऐसे जैव रासायनिक सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैव सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं जिससे जो रसायन भी नहीं यूज करते, हमको हानि भी नहीं पहुंचती। जैसे हो गया आपका कि आप लोग के एनसीईआरटी में है, आप लोग लिखेंगे कि जाना पहचाना भ्रंग, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटल, जिन पर लाल और काली धारियां पाई जाती हैं, बीटल होता है एक भ्रंग, ठीक है, ये देखिए लाल और काली धारियां, ठीक है, जाना पहचाना भ्रंग बीटल जिनमें लाल और काली धारियां पाई जाती, तथा व्याध पतंग जिसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, क्रमशः एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यधिक लाभप्रद है, ठीक है। जो हमारा बीटल हो गया और ड्रैगन फ्लाई, बीटल और ड्रैगन फ्लाई ये क्या करता है, ये पौधों में एफिड क्या होते हैं, एफिडो व मच्छरों से छुटकारा दिलाता है। एफिड क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो पौधों में लग जाते हैं, उनकी पत्तियों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, उनमें फल नहीं लगते थे, तो उसको बोलते हैं एफिड्स, ठीक है। एफिडो व मच्छरों से छुटकारा, एफिडो से छुटकारा कौन दिलाता है, बीटल। अगर हम लोग एक झोला बीटल भर के ले आए, खेत में छोड़ दिए, क्या हुआ, जो एफिड्स आ रहे हैं पौधे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको ये बीटल खा जाएगा, श्रम खा जाएगा। फिर ड्रैगन फ्लाई को छोड़ेंगे, ड्रैगन फ्लाई उड़ के मच्छर के लार्वा को, ठीक है, मच्छर के लार्वा को वो खा जाती है, उस कैटरपिलर को खा जाती है, ठीक है। चलिए, काफी जुकाम भी है यार मेरे को काफी परेशान हूं यार मैं इस टाइम, ठीक है। फिर आप लोग लिखेंगे कि बैसिलस यूरेजेसिस, ठीक है, बैसिलस यूरेजेसिस जिसको हम लोग बहुधा बीटी बोलते हैं, इसका प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसमें मैं आप लोगों को कहां लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं ठीक है, बीटी बोलते हैं, बैसिलस
यूरे, काफी अजीब नाम है, यूरेजिएसिस, ठीक है, बैसिलस यूरेजिएसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटी, आपके एनसीईआरटी में ये टर्म नोट है, ठीक है। बैसिलस यूरेजिएसिस बहुधा बीटी का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में, ठीक है। जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है, पौधों में छोड़ देता है, तो वो कैटरपिलर बढ़िया खाता है पौधे को, अच्छा खूब मजे से। लेकिन अब आ गया है बैसिलस यूरेजिएसिस, जिसको हम लोग बहुधा बीटी बोलते हैं, ये भैया गाएगा उसको खा लेगा। या फिर ऐसे भी होता है, ये जो बैसिलस बीटी है ना, इसको आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा क्या किया गया? पौधे के अंदर डाल दिया गया, आनुवांशिक यांत्रिकी द्वारा, ठीक है, अभियांत्रिकी, पौधे के अंदर डाल दिया। बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा आया, खाया, फिर क्या हुआ? उसके अंदर टॉक्सिन रिलीज हुआ, मर गया। खत्म, उसका खेल खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप के उपचार में किया जाता है। एक जैव नियंत्रण होता है जिसको बोलते हैं कवक ट्राइकोडर्मा, ठीक है, कवक ट्राइकोडर्मा। तो लिखेंगे जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत एक कवक आता है, एक फंगस आता है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादपों के उपचार में किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इतना अपने कॉपी में नोट डाउन करें, इसको मिटा के हम लोग देखते हैं इसके आगे का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि जो जैव नियंत्रण कारक के रूप में जो सूक्ष्म जीव हैं उसके बारे में देखते हैं। एक हमारा सूक्ष्म जीव आता है और उस सूक्ष्म जीव को हम लोग किस नाम से इंडिकेट करते हैं? उसको बोलते हैं हम बैक्यूलोवायरेसिस। क्या बोलते हैं? बैक्यूलोवायरेसिस। ये आपका मैं नहीं कह रहा हूं, आपका एनसीईआरटी बोल है, क्योंकि मैं टोटल एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, ठीक है। देखिए बैक्यूलोवायरेसिस क्या करता है? बैक्यूलोवायरेसिस ऐसे रोग जनक होते हैं, याद रखना क्या होते हैं? रोग जनक होते हैं जो कीटों तथा संधिपादों, कीट क्या होते हैं? छोटे छोटे कीट, संधिपाद मतलब आर्थ्रोपोडा। और आपको आर्थ्रोपोडा के बारे में बता दें, ये लार्जेस्ट किंगडम होता है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा किंगडम यदि पूछ लिया जाए ना, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा किंगडम कौन सा होता है, तो बात बोलोगे फाइलम आर्थ्रोपोडा, किंगडम आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। और दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है संघ मोलस्का। संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत सभी कीटों को रखा गया, इस बात को याद कर लो, अभी याद कर लो, ठीक है। संघ पोरीफेरा में एक कोशिकी जीव स्पंज को रखा गया है, ठीक है। चलिए जो संघ आर्थ्रोपोडा हुआ उसमें सभी कीटों को रखा गया है। तो देखिएगा क्या होता है कि ये क्या करता है? बैक्यूलोवायरस ऐसे रोग जनक है जो कीटों तथा संधिपादों पर हमला करते हैं। अधिकांश बैक्यूलोवायरसेस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की सतह के लिए किए जाते हैं वे न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ठीक है, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस वायरस जीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समझो जो बैक्यूलोवायरसेस है ना, जो पीडकनाशियों तथा संधिपादों पर हमला करते हैं, वो अधिकतर वायरस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। और इस जीन्स के वायरस की एक खास विशेषता होती है कि ये जीन्स के जो वायरस होते हैं ना, ये सिर्फ किसी एक पर्सनल के ऊपर हमला करते हैं। समझो लिखा हुआ है यह विषाणु प्रजाति विशेष सक्रिय स्पेक्ट्रम किसी एक जीव के लिए बनाया जाता है। इसको कोई भी जीव होगा, किसी विशेष प्रजाति, कोई विशेष प्रजाति पादप पर हमला कर रही है, सिर्फ उसी के लिए बनाया जाएगा और उसको एक खा पी के हजम कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम मानी गई है, ठीक है। तो ये जो बैक्यूलोवायरसेस होता है ना, ये क्या होता है? ये किस जीन पर? न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोसिस जीन पर मतलब कि काम करता है, और ये केवल स्पेसिफिक एक के लिए वर्क करता है, ठीक है, सॉरी। अब आप लोगों की अगली हेडिंग बनेगी जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, ठीक है। ये था जैव नियंत्रण के रूप में। अगली हेडिंग बनेगी जैव उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव का क्या मतलब होता है?
कि जो जैव उर्वरक चीजें होती ना, कि जो भूमि की उर्वरकता को बढ़ा दे, ठीक है, बिना उनमें रसायनों का प्रयोग किए हुए, ऐसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप्पणी पूछी जाती है, ठीक है, कि जैव उर्वरक पर टिप्पणी लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसमें लिखोगे कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से, ठीक है, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा, ठीक है, अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा में, ठीक है, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, क्या करते हैं, मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं, मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं, ठीक है। जैव उर्वरक क्या होते हैं कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव, उसमें बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव जो अपनी जैव क्रियाओं द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। इनका प्रमुख स्रोत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ कवक होता है। यदि इनका पूछ लिया जाए क्या होता है स्रोत, तो इसमें लिखेंगे इसमें कुछ जीवाणु होता है और जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ कवक होते हैं, ठीक है। इसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा इनमें कुछ कवक होते हैं, ये चीज याद कर लेना। अब देखिए अगला पॉइंट आता है आपका कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, ऐसा जीवाणु जो नाइट्रोजन को स्थिर करता है। कहां पर, नाइट्रोजन वायुमंडल में है और उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में वो कर देता है, स्थिर कर देता है। इसमें आप लोग लिखेंगे कि यह जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है, ठीक है। पहला नंबर पर आता है हमारा लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन, ठीक है, पहला नंबर पर हेडिंग डालेंगे लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन, ठीक है, लेग्यूम राइजोबियम सहजीवन। इसमें क्या होता है, आप लोग लिखेंगे कि लेग्यूम, जो लेग्यूमिनस पादप होते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो पादप होते हैं सॉरी, लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों की एक ग्रंथि होती है, ठीक है, जो आपका राइजोबियम है ना, ये क्या करता है, जैसे ये है हमारा लेग्यूमिनस पादप है, तो ये लेग्यूमिनस पादप की जड़ों में क्या करता है, जड़ों में एक ग्रंथि को इन्वॉल्व कर देता है, बना देता है, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, अब समझिएगा, ये जड़ों में इनकी ग्रंथि को बना देता है। लिखेंगे कि लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण कर राइजोबियम के सहजीवन संबंध द्वारा होता है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसमें ये सहजीवन संबंध दिखाता है, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब कि ये इसमें रहता है, इसको भी हानि लाभ पहुंचाता है और इससे ये भी लाभ लेता है। सेकंड नंबर आता है स्वतंत्र जीवी जीवाणु, ठीक है, स्वतंत्र जीवी जीवाणु। थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग एनसीईआरटी अब खोल सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखेंगे मृदा में अनेक प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, जैसे एजीटोबैक्टर हो गया आपका, ठीक है, एज़ोटोबैक्टर हो गया और एजोस्पाइरिलम हो गया, ठीक है, एजोस्पाइरिलम, ठीक है, एजोस्पाइरिलम, ठीक है, हो गया। ये क्या करते हैं, ये मृदा में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का नाम बताओ, तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दूं, थोड़ा सा और बचता है हमारा माइकोराइजा और साइनोबैक्टीरिया के बारे में मिटा दूं।
यार आज खांसी कुछ ज्यादा ही मुझे परेशान करने लगता है। ये खांसी का कोई, इसीलिए कहता हूँ तुम लोग जल्दी से डॉक्टर वॉक्टर बनो, है ना। सच में यार तुम लोगों को बहुत पढ़ाऊंगा, पढ़ा पढ़ा के तुमको डॉक्टर बनाऊंगा, ठीक है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करने वाला हूँ। तुम लोगों का सहयोग इसी तरह सपोर्ट रहा ना, तो जो भाई ओमन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको मैं और बड़ी कर दूंगा, है ना। इसमें और टीचर बुलाने वाला हूँ, और टीचर आएंगे, खूब पढ़ाएंगे ढेर सारा। तुम लोग पढ़ो, तुम लोगों को जो काम होगा ना बस पढ़ने का होगा। पढ़ के सीधे डॉक्टर बनो, फाइट करो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं माइकोराइजा। अब अगर मैं कहीं आप लोगों के घर के आसपास से निकल रहा हूँगा और उधर मुझे खांसी आने लगेगी, तो आप लोग तो मेरी खांसी की आवाज़ सुनकर ही मुझे जान जाएंगे, अरे देखो जा रहे हैं, है ना। चलो, वैसे आपके पास आऊँगा जरूर, आप लोगों से मिलूंगा मैं, ठीक है। चलो, माइकोराइजा क्या होता है, इसमें लिखेंगे कि कवक जो होते हैं, फंगस होते हैं, कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, वो पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा एक प्रकार का कवक होता है, और ये कवक, ये फंगस क्या करता है, पादप के साथ सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन स्थापित करता है, ठीक है। फिर लिखेंगे कि ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं, ठीक है। अगर पूछे जाए माइकोराइजा कौन बनाता है, तो लिखोगे ग्लोमस जीनस। ग्लोमस जीनस के जो सदस्य होते हैं, बहुत से सदस्य क्या करते हैं, माइकोराइजा का निर्माण करते हैं। माइकोराइजा एक प्रकार का कवक होता है जिसको वो लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे किसमें होता क्या है, कवक सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादप में भेज देता है। हमने देखा, ये है हमारा पादप, ये है जड़, ये है हमारा यहाँ पे कवक, और ये यहाँ पे है हमारी फास्फोरस। इस फास्फोरस को ये इकट्ठा कर रहा है, ये इकट्ठा कर रहा है, ये इकट्ठा कर रहा है, फिर एक तार के माध्यम से भेज दे रहा है। अब देखो, इसको नीचे से इसको पौधे को फास्फोरस मिल गया और बड़ा होने लगा, ये बना रहा है खाना, खाना स्टोर कर रहा है, भेज रहा है अपने जड़ों में, राइजोबियम भी उसी में रह रहे हैं, उसी में खाना भी मिल रहा है। तो इनमें सहजीवन संबंध कैसे हो रहा है कि ये इसको फास्फोरस दे रहा है और वो उसको क्या रिटर्न में क्या दे रहा है, खाना दे रहा है, ठीक है। दोनों का लाभ है, दोनों का लाभ है। इसमें ऐसा नहीं कि पादप बस का लाभ है, उसको फास्फोरस मिल रहा है, नहीं चाचा, उसको ये खाना भी दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, आप लोग हेडिंग डालेंगे साइनोबैक्टीरिया, आपका ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इसको हम किस प्रकार से अपने जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, खाद के रूप में प्रयोग करते हैं अपने खेतों में। फिर लिखेंगे कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये स्वपोषित जीव होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषित जीव। स्वपोषित जीव अपना खाना ये स्वयं बना लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित जीव होते हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। ये आपका साइनोबैक्टीरिया जलीय भी होता है और स्थलीय भी होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित जीव होते हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इनमें बहुत से साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। इनका वर्क क्या होता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। वायुमंडल से नाइट्रोजन को ये स्थिर करते हैं। जैसे आपके हो गए एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। एनाबीना, अगर आपसे पूछ लिया जाए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, नॉस्टॉक,
एनाबीना, नॉस्टॉक और हो गया ऑसिलेटोरिया। ये सभी क्या हुए? ये सभी हमारे सूक्ष्म जीव हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में कि कोई एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल दो, कोई ऐसा साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण दो जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता हो, ठीक है, तो आप लोग क्या एग्जाम्पल देंगे? आप लोग यही एग्जाम्पल देंगे, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, सारे एग्जाम्पल्स को लिख दो, ठीक है। एग्जामिनर के कपड़े उतार दो। अल्लाह समझ ना पाए कि ये लिख क्या, मतलब लिख क्या दिया। वहां से एग्जामिनर पूछने लगे लड़का है कौन, किससे पढ़ के आया है। ऐसे पूछने लगे। सारा कुछ लिखो, याद करो, ठीक है, रिवीजन करो। और अगर कॉपी से रिवीजन ना हो पाए ना तो वीडियो को 2x स्पीड में लगाओ, देख लो, देखने हो एक बार नोट्स बनाने के बाद 2x स्पीड में लगा के देख लो, पट ऐसे बोलूंगा मैं, ऐसे ही, ठीक है। चलो फिर लिखेंगे कि धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। जब धान की हम लोग खेती करते हैं, जब धान का खेत होता है, वहां पर साइनोबैक्टीरिया बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वहां से जाते हैं, बाजार से लाते साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, नीलहरी शैवाल जो होता है साइनोबैक्टीरिया, उसमें क्या करते हैं, लाते हैं, खेत में पानी के साथ मिलाकर डाल देते, सारे में काई बन जाती है, नाइट्रोजन स्तरीकरण होता है, जिसमें जो मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है, जिससे हमारी पैदावार भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे नीलहरी शैवाल। नीलहरी शैवाल में लिखिएगा, यह भी मृदा कार्बनिक पदार्थों को बढ़ा देती है, जिससे जैव भूमि की मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो बच्चे अब आप लोग खूब डांस करो, खूब नाचो, खूब गाओ, ठीक है, क्योंकि आपका जो ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव था ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपका खत्म हो चुका है। अब सभी लोग ना बायो अमन ब्लॉग्स को और बायो अमन मोटिवेशन को जाएंगे, उस चैनल के वीडियोस को देखेंगे। खत्म हो चुका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आप एक एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम बता दीजिए और वो कहां से प्राप्त होती है, आप लोग ये बता दीजिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्रेड वाला होता है ना, ब्रेड बनाने के लिए कौन सा ईस्ट होता है, उसके कितने नाम होते हैं। बस यही 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इन क्वेश्चन के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आपके होने चाहिए। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपने छोटे बड़े भाई बहन को बायोअमन के बारे में बताते रहो, और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।